हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गीता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो हम कल चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, उसका नाम था सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। इस चैप्टर को हम आज भी कंटिन्यू करेंगे। कल के चैप्टर में हमने सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। हमने ये बताया था कि सिस्टम जब डिस्क्रीट होता है तब उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। और कल के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि सेंटर ऑफ मास सिस्टम, कोई भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल है वो हमारा डिस्क्रीट भी हो सकता है और एक कंटिन्यूअस बॉडी भी हो सकता है। आज हम कंटिन्यूअस जो बॉडी होता है उसका सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकालते हैं उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, है ना। किसके कॉन्सेप्ट को? सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस बॉडी। अब ये यूनिफॉर्म से मतलब क्या है? यूनिफॉर्म से मतलब है कि उसकी डेंसिटी सेम है। अगर वॉल्यूम का केस है, मतलब डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है उस बॉडी का, या उसकी सरफेस है ना, सरफेस मास डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, या लीनियर मास डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, उसको हम यूनिफॉर्म कहेंगे। यानी वो कहीं भारी कहीं हल्का ऐसा नहीं है, यूनिफॉर्म है, एक जैसा है उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन, वो चेंज नहीं हुआ है। अब देखो, अगर बॉडी हमारे पास सिमेट्रिक है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही आएगा। अब ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या होता है बच्चों? अगर सिमेट्रिक बॉडी है तो सेंटर ऑफ मास और ज्योमेट्रिक सेंटर क्या होगा? एक ही होगा, है ना, तो चेंज नहीं होगा। अब जैसे ज्योमेट्रिक सेंटर कैसे? जैसे मैंने ये एक है ना रिंग ले ली, सर्कुलर ऐसी होती है रिंग ना। अब बताइए इसका ज्योमेट्रिक सेंटर कहाँ होगा? ज्योमेट्रिक सेंटर मतलब इसकी ज्योमेट्री को दो इक्वल पार्ट में जो डिवाइड करे, है ना, तो यहां होगा ना, कहीं बीच में होगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास। अब हम एक डिस्क ले लेते हैं, डिस्क लाइक दिस, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसका सेंटर ऑफ मास भी इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा क्योंकि ये सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है। अगर हम एक स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर, तो इसका सेंटर ऑफ मास ऐसे होगा। अगर हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लेते हैं, रेक्टेंगल ले लेते हैं, उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होगा। अब दूसरा आता है एक स्फीयर। स्फीयर ये 3D बॉडी हो गई और ये यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर हो जाएगा, है ना। अब जैसे हम ले सकते हैं एक सिलेंडर ले सकते हैं, है ना, सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसका ज्योमेट्रिक सेंटर ये होगा, है ना, तो ये हो जाएगा। ऐसे ही आप बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं। अगर वो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है तो उसका सेंटर ऑफ मास निकालना बहुत आसान है, बस आपको ये देखना है कि उसका ज्योमेट्रिक सेंटर कहाँ है। ठीक है, ये तो आई सिमेट्रिक बॉडी की, जिसमें हमें ज़्यादा दिक्कत तो होती नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ ये पता होता है कि इसका ज्योमेट्रिक सेंटर कहाँ है, तो हम इजीली उसका सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं। अब देखिए, जो हमारा कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के केस में भी, जैसे हमने डिस्क्रीट पढ़ा था, डिस्क्रीट के केस में सेंटर ऑफ मास हमने ऐसे निकाला था ना, m1 x1 m2 x2 m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। इसको हम ऐसे ले सकते हैं, समिशन mi xi डिवाइडेड बाय समिशन mi, है ना। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि कैलकुलस केस में जब मास बहुत छोटा है, यानी एक अगर यूनिफॉर्म बॉडी है, सपोज ये यूनिफॉर्म बॉडी है, तो इसके सारे मासों को मैं बहुत पास पास लाके और क्या कह दूं कि बहुत छोटा है, मैं छोटे छोटे मासेस का सेंटर ऑफ मासेस का पोजीशन कोऑर्डिनेट निकालने लगूं, तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला तब क्या हो जाएगा? ये है कंटिन्यूअस बॉडी। तो बच्चों सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला तब क्या होगा? XCM। क्या होगा बताओ भाई? डी, ये समेशन को हटाना चाहती हूं मैं, समेशन के बदले क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन आ जाएगा। ये ध्यान रखिए, समेशन के बदले इंटीग्रेशन आ जाएगा। और ये मास क्या है? बहुत छोटा ले लिया है मैंने, तो क्या किया? DM और x अपॉन समेशन DM, तो क्या हो जाएगा? XCM। x DM छोटा मास, भाई ये भी मास और पोजीशन कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लाई है, ये भी मास ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लाई है, डिफरेंट डिफरेंट मास का, और फिर एडिशन है। लेकिन इसमें हमने कंटिन्यूअस ले रहे हैं तो कंटिन्यूअस के केस में इंटीग्रेशन आ जाएगा, और इसका मास तो ये m आ जाएगा, है ना।
तो क्या आ जाएगा 1/m समेशन x dm। ये सेंटर ऑफ मास आएगा कंटिन्यूअस बॉडी का, ठीक है। ऐसी YCM निकाल लोगे 1/m y dm, ऐसी GCM सेंटर ऑफ मास का z कोऑर्डिनेट ये आ जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में? तो जब बॉडी यूनिफॉर्मली आपका कंटिन्यूअस बॉडी है तो उसका हम डिस्क्रीट बॉडी के बेस पे ही निकाल लेते हैं, है ना। बस हमने क्या इंटीग्रेशन को समेशन को इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर दिया है। अब देखिए जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है भाई, मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कह सकते हैं कि मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हम मान रहे हैं। अब वन डायमेंशन कोई ऑब्जेक्ट बताओ जिसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो। जैसे हम मान लेते हैं एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, तो इस समय पे इसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है उसको क्या बोलेंगे, क्योंकि इसमें तो सिर्फ लेंथ में ही डिस्ट्रीब्यूट है मास, तो लीनियर मास डेंसिटी। क्या बोलेंगे इसके मास डिस्ट्रीब्यूशन को? लीनियर मास डेंसिटी। भाई ये मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड, डेंसिटी तो बोलेंगे कितना डेंस है मटेरियल, और इसमें हम इसकी रॉड की जो थिकनेस है बहुत ही छोटी ली है, मतलब मान ही रहे कि उसको नेग्लिजिबल मान रहे हैं उस रॉड की लेंथ की कंपैरेटिव, तो उस लीनियर मास डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लैम्डा से। और लैम्डा क्या हो जाएगा? m/n, यही तो होगा, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल लेंथ। अब लीनियर मास डेंसिटी है तो ये लीनियर मास डेंसिटी अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, यानी यहाँ पे भी जितना मास है इतने ऑब्जेक्ट पे उसकी डेंसिटी, यहाँ पे भी उतनी डेंसिटी है, तो इसको हम लिख सकते हैं dm/dl, यानी छोटे से मास को, मास का जितना भी वेट होगा और डिवाइड बाय उस लेंथ को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें लीनियर मास डेंसिटी मिलेगी। अब एक 2D ऑब्जेक्ट बताइए, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बताइए। जैसे मैं ये स्क्वायर ले लेती हूँ, है ना, तो इस केस में हमारे पास भाई इसकी मास डेंसिटी को लीनियर मास डेंसिटी नहीं कहेंगे, है ना। 2D ऑब्जेक्ट में तो सरफेस एरिया होता है, मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? ऐसे होता है भाई, लेंथ में भी है विड्थ में भी, तो इसको बोलेंगे हम सरफेस, है ना, सरफेस मास डेंस, है ना, सरफेस मास डेंसिटी। इसको न्यू से डिपेंड करेंगे और मास डिवाइडेड बाय एरिया होगा, या इसको हम लिख सकते हैं छोटे से मास और डिवाइड बाय छोटा सा एरिया, तो वो सेम होगा अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब कोई 3D ऑब्जेक्ट बताइए। 3D ऑब्जेक्ट हम ये स्फीयर ले लेते हैं भाई, 1 डायमेंशन देख लिया हमने, रॉड 2 डायमेंशन देख लिया, अब 3 डायमेंशन। अब 3 डायमेंशन में ऑब्जेक्ट बताइए, यही होगा भाई। इसमें जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कैसे दिखाएंगे हम, बताओ। 3D ऑब्जेक्ट में तो लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है, हाइट भी होती है, तो वॉल्यूम होता है ना, तो क्या बोलेंगे? वॉल्यूम मास डेंसिटी। जब भी वॉल्यूम मास डेंसिटी होगा वो रो से डिपेंड होगा और मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, या इसको लिख सकते हैं dm/dv। आया कि नहीं आया समझ में? तो ये क्या है हमारे पास, जब मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो रो कांस्टेंट होगा, अगर सरफेस के अलोंग जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है तो न्यू कांस्टेंट होगा, और अगर लेंथ के अलोंग मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, यूनिफॉर्म है, तो लैम्डा हमारे पास कांस्टेंट होगा। आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ, जब भी आपका वॉल्यूम मास डेंसिटी है, वॉल्यूम, अब जब हम 12th में जाएंगे, 12th के चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें मास रिप्लेस किससे हो जाएगा? हमारे चार्ज से। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी उसको भी हम रो से ही डिपेंड करेंगे, इसलिए ही सरफेस चार्ज डेंसिटी उसको न्यू से डिनोट करेंगे, और लीनियर चार्ज डेंसिटी उसको हम लैम्डा से डिनोट करेंगे। तो हमारे पास ये रो, लैम्डा और ये न्यू ये सेम रहेगा, ठीक है, बट हमारे पास वो चार्ज रहेगा, मास का रिप्लेसमेंट क्या हो जाएगा? चार्ज से। अब देखो छोटा छोटा मैं आपको एक जो सिमेट्रिक बॉडी है और थोड़ी थोड़ी जो सिमेट्रिक नहीं है उसका मैं आपको सेंटर ऑफ मास निकालना सिखाती हूँ, ठीक है। तो सबसे सिंपल केस हमारा क्या है? लीनियर वाला केस, यानी 1 डायमेंशन वाला केस, है ना। तो हम एक रॉड कंसिडर करते हैं, रॉड ऑफ मास m
एंड लेंथ L, इसका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब बच्चों ये देखो, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। ये लेंथ L की रॉड है, ये मैंने एक्स एक्सिस ले ली है ना, ये रॉड L लेंथ की हो गई यहां तक, और ये हमने y एक्सिस ले ली। अब तुम ये बताओ कि ये क्या एक सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, ये रॉड सिमेट्रिक है कि नहीं है भाई। अब जब ये सिमेट्रिक है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे, यानी इसका सेंटर पे हमारा लाई करना चाहिए। इसको हम प्रूव भी कर लेते हैं, कैसे अभी बताओ। इसमें इसका सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं लाई करेगा, यानी y वाला तो 0 ही होगा। तो सेंटर ऑफ मास किस पे डिपेंड करता है, सेंटर ऑफ मास डिपेंड करता है उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अगर यूनिफॉर्म है और बॉडी सिमेट्रिक है तो उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे लाई करता है। तो सेंटर ऑफ मास डिपेंड करता है सिमेट्री पे और किस पे करता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे। अब इस वाले केस में एक्सीएम बताइए, एक्सीएम या क्या होगा, हमने क्या निकाला था, कंटिन्यूअस बॉडी है यानी 1/m x dm, यही होगा कि नहीं होगा। अब dm क्या होगा, लैम्डा होता है dm बाय dl होता है, तो dm हो जाएगा हमारे पास लैम्डा चार्ज, ये मास डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय स्मॉल सेक्शन। तो भाई स्मॉल सेक्शन लेना है हमें, x डिस्टेंस पे हमने एक स्मॉल सेक्शन ले लिया, क्या कितना विड्थ का, dx विड्थ का। तो इसको लिख सकते हैं हम लैम्डा dx, है ना, हम क्योंकि बहुत छोटे पार्ट को कंसिडर कर रहे हैं। और इसका मास 1/m और x dm के बदले हम लैम्डा dx लिख लेते हैं। तो क्या आएगा, लैम्डा कांस्टेंट है बाहर निकाला, लैम्डा अपॉन m x dx। अब बताओ x कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से l तक। x की वैल्यू 0 होगी मिनिमम, और मैक्सिमम क्या होगी l, तो यानी लिमिट हमारे पास क्या होती है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। तो क्या आएगा, लैम्डा अपॉन m, और ये हो जाएगा x²/2, और ये लिमिट आएगी 0 to l। अब बच्चों हमने लैम्डा ये भी तो पढ़ा था m/l, तो लैम्डा के बदले m/l लिख लो, यानी लैम्डा अपॉन m, लैम्डा के बदले क्या लिख सकते हो आप, m/l, और नीचे एक m है ही, और ये आ जाएगा 1/2 l², यानी m से m कैंसिल, l से l कैंसिल, यानी l/2। यानी हमारे पास जो XCM आएगा यानी सेंटर ऑफ मास आएगा वो l/2 होगा। यही तो हमने बताया था इनिशियली कि भाई सिमेट्रिक बॉडी है, यूनिफॉर्म चार्ज, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिक सेंटर पे लाई कर जाएगा। ये रॉड का केस था, ठीक है, बहुत ही सिंपल जी, इसमें तो हमें ज्यादा दिक्कत हुई नहीं। अब एक हम रिंग का केस देखते हैं। रिंग एक 2D ऑब्जेक्ट हो गया ना, तो अब हम 2D ऑब्जेक्ट पे जाते हैं, है ना। रिंग का केस देखते हैं। रिंग कैसी होती है बताओ, ऐसी होती है ना, ऐसी होती है। तो हमें ये पता है कि रिंग के केस में सेंटर ऑफ मास यहां कहीं लाई करेगा, लेकिन हम यहाँ पूरी रिंग नहीं लेते, हम यहाँ क्या लेते हैं, हाफ रिंग, है ना। एक हाफ रिंग ले लेते हैं और हमें बताना है कि भाई इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। ये x एक्सिस ले ली, ये y एक्सिस ले ली, और रिंग का रेडियस है r। अब बताओ रिंग के केसेस में, है ना, हाफ रिंग सेंटर ऑफ मास, ये हाफ रिंग है। अब भाई अब आप कहेंगे कि फुल रिंग होती तो बहुत ही आसान निकलता, ये तो सेमी सर्कुलर रिंग है, यानी सेमी सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर रिंग है। अब इसका कैसे निकालेंगे, जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी और ये 2D वाला ऑब्जेक्ट है, तो इसमें आप थीटा के एंगल पे जाएंगे, यानी पहले आप थीटा एंगल पे जाएंगे, थीटा एंगल मूव करेंगे और एक छोटा सा सेक्शन देखेंगे, और इसको हम ले लेते हैं डी थीटा के अलावा छोटा सेक्शन देखेंगे, यही तो होगा कि नहीं होगा। और ये आर्क होगा इस सेमी सर्कुलर, और ये आर्क की वैल्यू कितनी होगी, आर डी थीटा होगी कि नहीं होगी। ये आर्क की वैल्यू कैसे, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस इज इक्वल्स टू थीटा, यानी एंगल, यही तो होता है। और आर्क हमें निकालना है ना, और रेडियस कितनी है, सपोज आर्क एस है,
रेडियस आर है और एंगल थीटा है, तो एस कितना हो जाएगा आर थीटा, और यहाँ ये क्या है डी थीटा, तो इसलिए हम यहाँ डी थीटा ले लेंगे। आया कि नहीं आया समझ में? तो जो एंगल बहुत छोटा होता है तो एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस, तो ये आर डी थीटा हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, एक्सीएम क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला लिखिए आप, 1/m एक्स डी एम, होगा कि नहीं होगा? अब बच्चों मुझे बताओ कि डीएम क्या होगा। सबसे पहले तो हमें डीएम ही निकालना है, ये निकालना है। बताओ कैसे निकालेंगे भाई? ये हमने जब रिंग बनाई तो एक लंबे से वायर को हमने ट्विस्ट कर दिया होगा, है ना, लंबे वायर को हमने ट्विस्ट कर दिया होगा, तभी तो उसको सेमी सर्कुलर रिंग बनाई। यानी एक रॉड को हमने क्या ट्विस्ट किया होगा, यानी उस रॉड की लीनियर डेंसिटी भी होगी, तो उसको बोल सकते हैं डीएम बाय डीएल, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं? और डीएल क्या हो जाएगा यहाँ पर आर्क, आर्क ही ले सकते हैं, तो डीएम क्या हो जाएगा लैम्डा डीएस, और डीएस क्या आएगा आर डी थीटा, ये तो बताया था मैंने, लैम्डा आर डी थीटा। आया कि नहीं आया समझ में? बताओ आया कि नहीं आया समझे? और x कितना आएगा अब इसका बताइए, x कोऑर्डिनेट ये है r, ये भी r होगा, है ना, ये भी r होगा, तो ये इसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा r cos थीटा, है ना, और यहीं से हम ले लेते हैं y, तो ये y कोऑर्डिनेट हो जाएगा r sin थीटा, ये हो, है ना। इसका हमने अगर कोऑर्डिनेट लें तो क्या आ जाएगा r cos थीटा और r sin थीटा, यही तो आएगा, ये भी आ गया। तो x के बदले हम एक्सियम। अब ये देखिए पहले तो ये ज्योमेट्रिक सेंटर बताइए, इस हाफ सेमी सर्कुलर रिंग है, इसका ज्योमेट्रिक सेंटर कहाँ होगा? इसका ज्योमेट्रिक सेंटर y एक्सिस पे होगा, तो यानी इसका ज्योमेट्रिक सेंटर यहाँ लाई करेगा y पे, यानी x वाला y एक्सिस पे तो x 0 होता है, यानी एक्सियम तो 0 आना है। इसको हम वैसे भी प्रूफ कर सकते हैं, देखो 1/m लिख लो, और x क्या आएगा हमारे पास, x है r cos थीटा, है ना, इसका कोऑर्डिनेट है x है r cos थीटा, और dm आएगा लैम्डा r d थीटा, ठीक है। तो ये आप ऐसे निकाल लीजिए, r लैम्डा r स्क्वायर अपॉन m cos थीटा d थीटा, है ना, और थीटा कहाँ से वेरी करेगा, 0 से स्टार्ट होगा और पाई तक जाएगा, ऐसी तो होगा। तो cos थीटा का अगर 0 से पाई लेंगे तो 0 आएगा ना, कैसे? देखिए 0 to पाई cos थीटा का क्या आ जाएगा sin थीटा, इंटीग्रेशन 0 to पाई, यानी sin पाई माइनस sin 0, sin पाई भी 0 cos sin 0 भी 0, तो यानी x 0 हो जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ YCM, जैसे कि हमने बताया था कि भाई इसका सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिक सेंटर पे लाई करेगा क्योंकि ये सिमेट्रिक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि y कितनी दूरी पे लाई करेगा। YCM के इसमें भी हम ऐसे लिख सकते हैं 1/m y dm, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी r sin थीटा, y की वैल्यू आ जाएगी r sin थीटा, और dm की हमने निकाली है लैम्डा r d थीटा, और थीटा 0 to पाई, r बाहर लैम्डा बाहर, तो क्या आ जाएगा लैम्डा r स्क्वायर अपॉन m 0 to पाई sin थीटा, और sin थीटा का क्या आ जाएगा बताओ इंटीग्रेशन, sin थीटा 0 to पाई d थीटा आ जाता है माइनस cos थीटा और 0 to पाई, तो यानी इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। सॉल्व कर लीजिए भाई, cos पाई माइनस 1, कुछ इंटीग्रेशन कुछ वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, जैसे cos पाई 180 डिग्री, यानी cos 180 डिग्री -1 होती है, तो देखिए इसको -1 तो -2 और एक -1 है यहाँ पर, तो 2 आ जाएगा, तो 2 लैम्डा r स्क्वायर अपॉन m, और लैम्डा की वैल्यू क्या होती है m अपॉन l कितना है यहाँ पर, यानी m अपॉन s है कि नहीं लैम्डा, और इसका s यानी ये कितना है, ये 2 पाई r ना होके पाई r होगा, है ना, इसका भाई पेरिफेरी कितने हैं 2 पाई r ना होके पाई r होगा, तो 2/m अपॉन पाई r इंटू r स्क्वायर, यानी m से m कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, यानी YCM कितना आ जाएगा 2r बाय पाई, यानी 2r बाय पाई पर ये लाई करेगा,
ये ध्यान रखिएगा, ये लर्न भी रखिएगा कि जब हम रिंग की केस को कंसिडर करते हैं, रिंग है, ये सेमी सर्कुलर रिंग है, ऐसे रख लीजिए इसको, ऐसे सेमी सर्कुलर रिंग है, तो उसके केस में जो सेंटर ऑफ मास है x0 और YCM 2r/पाई होगा। क्लियर हुआ? आपको जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं अपने फिजिक्स के रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, और अगर आपको कोई क्वेश्चन में क्लैरिटी चाहिए, कोई डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक डिस्क की। अभी तो रिंग, पहले हम रॉड पे गए, फिर रॉड को हमने ट्विस्ट करके एक रिंग बना ली, हाफ सेमी सर्कुलर रिंग, उसका बनाया। अब हम जाते हैं एक डिस्क पे। डिस्क और ये यूनिफॉर्म है भाई, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो मास है वो यूनिफॉर्म है। तो रिंग हटके हमारे पास क्या आ गई? डिस्क। अब डिस्क के केस में आपको निकालना है, ये y है, ये x है, कि इसका जो क्या इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या होगा। देखिए डिस्क के केसेस में बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपका कवर कर रही हूँ, आप इसको अच्छी तरह से ध्यान रखिए कि ये कैसे हम करते हैं जब हम डिस्क का लेते हैं, रिंग का लेते हैं, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे ना क्लास 12th में, तो यही कॉन्सेप्ट आपको यूज करने होंगे। तो ये डिस्क है, डिस्क को मैं क्या कह सकती हूँ भाई, छोटी छोटी रिंग में बना सकती हूँ। डिस्क कैसे बना सकती हूँ? जब भी आप सॉलिड बॉडी लेते हैं तो आप एक छोटा पार्ट कंसिडर करते हैं, और देखिए आप छोटा पार्ट वो पार्ट कंसिडर करते हैं जिसकी जानकारी आपको होती है। अगर हमारा डिस्क है तो इस डिस्क को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं तो ऐसे भी कर सकती हूँ भाई, मैं ये वाला कंसिडर कर सकती हूँ, मैं ये वाला कंसिडर कर सकती हूँ, बट मैं ऐसे छोटे छोटे पार्ट नहीं लेती है ना। ऐसे छोटे छोटे पार्ट करके भी तो मैं पूरी रिंग डिस्क बना सकती हूँ ना, क्योंकि मुझे इस टाइप की जो छोटे पार्ट हैं उनका सेंटर ऑफ मास निकालना नहीं आता। मैंने इससे पहले रिंग देखा था, है ना, तो मैं रिंग बना सकती हूँ भाई। इस डिस्क को ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसी रिंग ले ली, एक रिंग ले ली, फिर दूसरी ले ली, तीसरी ले ली, चौथी ले ली, ऐसी बहुत सारी रिंग बन जाएंगी। इन रिंगों को मिला के भी तो डिस्क बन सकती है। और एक रिंग के बारे में सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं वो मैंने निकाला है। रिंग का सेंटर ऑफ मास क्या होता है? YCM 2r/पाई, जहां ये r क्या है? रिंग की रेडियस है ना। और यहां हम डिस्क है, डिस्क की रेडियस कैपिटल R है, लेकिन मैं एक स्मॉल r है ना, रेडियस की एक रिंग ले रही हूं स्मॉल r, तो भाई YCM स्मॉल r आ जाएगा। और ये विड्थ कितनी है इसकी? डेल्टा r, ठीक है ना। क्या है इसकी विड्थ, मतलब इसकी थिकनेस कितनी है? डेल्टा r। तो इस रिंग के बारे में मुझे पूरी जानकारी पता है। अब बताओ इस छोटी सी जो रिंग मैंने इसमें से निकाली है उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? उसका सेंटर ऑफ मास होगा 2r/पाई। कोई डाउट? 2r/पाई होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और आप ये डिस्क देखिए, अब ये डिस्क है, अगर ये भी एक क्या है, इसका ज्योमेट्रिक सेंटर निकालेंगे तो कहाँ आएगा? y एक्सिस पे आएगा। तो यानी x वाले पार्ट y एक्सिस पे क्या होता है? x0, यानी उसका सेंटर ऑफ मास y होगा, y एक्सिस पे होगा 1/m होगा। और क्या लिखेंगे हम? y/dm, ये लिखेंगे। सिंपल सी बात है, y/dm लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? और अभी हम इसको हटा दो। अभी पहले अगर मैं इस रिंग के जैसे बहुत छोटी छोटी रिंग ले लूं तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो डिस्क ही तो आ जाएगा, डिस्क का ही सेंटर मास आएगा कि नहीं आएगा? भाई मैं बहुत सारी छोटी इस रिंग का लिया है, फिर मैं दूसरी रिंग का भी लूंगी जो किसी और डिस्टेंस पे है, तो तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसी बहुत सारी। तो r की वैल्यू कहाँ से वेरी करेगी इसमें? अभी dm निकालते हैं पहले। तो dm, तो ये क्या आएगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी कि नहीं आएगी इसमें? क्योंकि डिस्क का केस है। न्यू क्या होता है? dm/da, है ना, dm। और da कितना है बताओ? अगर मैं इस अभी पहले हम इस छोटी सी रिंग की बात कर रहे हैं। इस रिंग का अगर मुझे सरफेस, मतलब ये इस पे कितनी, इसका सरफेस एरिया कितना होगा बताओ? यानी सरफेस एरिया क्या होती है? लेंथ इनटू विड्थ, है ना। तो यानी इसकी लेंथ, इसका जो ये पेरिफेरी बना रही है वो टोटल लेंथ है, और विड्थ हम dr ले रहे हैं, यानी लेंथ कितनी आ जाएगी? r होना आएगी
ये सरकमफेरेंस का हाफ पार्ट लेंगे यानी पाई आर, ये इसकी टोटल लेंथ होगी और विड्थ कितनी होगी डी आर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई ये बताओ पहले, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना? तो इसका क्या आ जाएगा पाई आर डी आर, तो यानी डीएम आ जाएगा पाई आर न्यू डी आर, है ना? आएगा कि नहीं आएगा? तो ये हमारा पास ये पार्ट आ गया और ये आ जाएगा हमारे पास पाई आर और न्यू कितना आएगा, न्यू की वैल्यू मास डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, है ना? और जब हम सर्किल का लेते हैं, सर्किल के केस में मतलब ये सर्किल का ये और हाफ सर्किल है, सर्किल के केस में एरिया लेते हैं पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहां लिखेंगे पाई आर स्क्वायर बाय 2, लिखेंगे नहीं लिखेंगे? तो ये लिख सकते हैं हम 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर और डी आर। तो इसको आप ऐसे लिखिएगा, तो पाई से पाई कैंसिल, 2m अपॉन आर स्क्वायर आर डी आर, तो ये डीएम आ गया। आया कि नहीं आया? और ये हमारे पास ऐसे आ गया 1 अपॉन एम डीएम, वाई कितना आया हमारे पास 2r बाय पाई, और डीएम कितना आया 2m अपॉन आर स्क्वायर आर डी आर, सब कुछ आ रहा है और आर की वैल्यू भाई 0 to r आएगी, m से m कैंसिल, है ना? तो ये आ गया हमारे पास, ये आर स्क्वायर आ गया, तो 4 अपॉन पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया, एक सेकेंड, हाँ ये आर स्क्वायर आ गया 0 to आर स्क्वायर डी आर, और ये आर क्यूब आ जाएगा 4 अपॉन पाई आर स्क्वायर, यानी ये आर क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा, 0 to r लिमिट आ जाएगी, यानी क्या आ जाएगा 4 अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर और आर क्यूब, तो ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर और ये क्यूब कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 4r अपॉन 3 पाई। तो यानी सेमी सर्कुलर जो सॉरी ये जो डिस्क है, ये जो हाफ डिस्क है, ये हाफ डिस्क है भाई, हाफ डिस्क, फुल डिस्क तो पूरी होती है ना, ये जो हाफ डिस्क है यानी सेमी सर्कुलर डिस्क है, उसका जो सेंटर ऑफ मास आ जाएगा वो आएगा 4r अपॉन 3 पाई वाई एक्सिस पे, ठीक है, 4r अपॉन 3 पाई। तो इस तरह से हम वन डायमेंशनल, जैसे हमने सर्कुलर रॉड, फिर हमने उसको ट्विस्ट करके रिंग बना लिया, उसका हम कैसे निकालेंगे, फिर उसके बाद हम डिस्क का कैसे निकालेंगे, तो एक की डिपेंडेंसी दूसरे पे होती है, समझ में आया? तो जब हम किसी भी पोर्शन का सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं तो हम ये कोशिश करेंगे, जैसे हम डिस्क का निकालना चाहते थे तो इसको हम रिंग में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऐसे भी तो कर सकते थे हम सेंटर ऑफ मास, भाई ऐसा पार्ट ले लेते हैं ऐसा, बट क्या हमें इन इंडिविजुअल पार्ट्स के बारे में जानकारी पता है, इस टाइप की किसी ऑब्जेक्ट का हमें सेंटर ऑफ मास पता है, नहीं आता, तो इसलिए हम रिंग का लेते हैं, है ना? तो ऐसे ही आप धीरे धीरे सीखेंगे इंटीग्रेशन के चैप्टर्स को कवर करना, तो बहुत आसानी से आपको ये आ जाएगा, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अभी हम कुछ स्टैंडर्ड बॉडी का सेंटर ऑफ मास आपको याद रहना चाहिए, है ना? कुछ स्टैंडर्ड बॉडीज हैं जिनका सेंटर ऑफ मास आपको याद रहना चाहिए, वो कौन कौन सी बॉडीज हैं, है ना? बॉडीज, है ना, सम लिख लेते हो, सम स्टैंडर्ड बॉडीज सेंटर ऑफ मास, और ये यूनिफॉर्म बॉडी है भाई, इसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कोन। कोन सबको पता है कैसा होता है, छोटे छोटे बना लेती हूँ। कोन सबने देखा होगा, आइसक्रीम कोन, तो उसी अगर ये है तो ये कोन है, इसका सेंटर ऑफ मास और इसकी हाइट h है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना आएगा h/4, आया समझ? अब आता है कोन, अगर कोन का मैं 2D ऑब्जेक्ट बनाऊं तो क्या होगा, ऐसे, तो ये क्या है ट्राइंगुलर, TRIANGULAR, ट्राइंगुलर प्लेट, इसकी भी हाइट h है ना? इसका सेंटर ऑफ मास क्या आएगा h/3, सेंटर ऑफ मास की बात कर रही हूँ मैं, ट्राइंगुलर। अब हम आती है एक, हमारे पास आता है हॉलो स्फीयर, हॉलो सेमीस्फीयर,
फुल स्फीयर का तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, फुल स्फीयर का तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, सेंटर ऑफ मास फुल स्फीयर का आ जाएगा सेंटर में। और इस अगर हॉलो स्फीयर है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, और इसकी रेडियस हमने क्या ली है, आर ली है, ये आर है सपोज, तो इसका सेंटर ऑफ मास आएगा r/2 में। अब हॉलो स्फीयर है, मतलब हॉलो सेमी स्फीयर है, और इसका 2D ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, एक रिंग आ जाएगी, रिंग आएगी नहीं आएगी, ऐसे सेमी रिंग आएगी, यानी सेमी रिंग। अब बताओ इसका सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, ये तो हमने पढ़ा है, अभी डिस्कस भी किया है, 2r/पाई आएगा। अब हॉलो स्फीयर कर लिया, सेमी रिंग कर लिया, अब क्या आ जाएगा, हॉलो नहीं सॉलिड, सॉलिड सेमी स्फीयर। अब भाई सेमी स्फीयर आया है बट अभी वो हॉलो नहीं है, सॉलिड है, यानी उसमें क्या है, मास पूरा है, मतलब अंदर से खोखला नहीं है। उसका सेंटर ऑफ मास आएगा 3r/8 अगर r उसकी रेडियस है। और फिर हम लेते हैं इसका हम ले लेते हैं डिस्क, एक डिस्क ले लेते हैं, यहीं पर ले लेते हैं, एक में दिख रहा होगा आपको, एक डिस्क ले लेती हूँ, डिस्क है ना, सेमी डिस्क है, ये भी हाफ डिस्क है, डिस्क। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, 4r/3 तो यानी हमारे पास कोन का है, फिर हम ट्रायंगुलर प्लेट की बात करते हैं, फिर हॉलो स्फीयर की बात करते हैं, है ना, हॉलो स्फीयर की बात करते हैं, फिर हम क्या कहते हैं, सेमी रिंग की बात करते हैं, यानी ये कोन है, ये ट्रायंगुलर प्लेट है, फिर ये क्या है, हॉलो H फॉर हॉलो स्फीयर, हॉलो सेमी स्फीयर, इसकी बात करते हैं, फिर हाफ रिंग की बात करते हैं, ये रिंग है। फिर अब हमारे पास सॉलिड की बात आती है ना, सॉलिड, ये हॉलो है, ये सॉलिड है, तो सॉलिड सेमी स्फीयर, सॉलिड सेमी स्फीयर के बाद क्या जाएगी, है ना, डिस्क, है ना। और कोन के केस में हाइट है तो h/4, ट्रायंगुलर के केस में भी हाइट रहेगी तो h/3, हॉलो सेमीस्फीयर के केस में क्या आएगा, जब सेमीस्फीयर लोगे तो रेडियस की बात करोगे तो क्या आएगा, r/2 और RING आएगा, रिंग है ना, ये h, ये ट्रायंगुलर, ये कोन, ये सॉलिड, ये डिस्क। तो रिंग के केस में क्या आएगा बताओ, 2r/पाई, और सॉलिड सेमीस्फीयर के बीच सेंटर ऑफ मास 3r/8, और डिस्क के केस में 4r/3 पाई। अब देखो इसको याद, जो मैं अपना तरीका बता रही हूँ, इसको लेते हैं हम सिनेमा, इसको हम C फॉर सिनेमा, T फॉर टाइम, H फॉर ऋतिक, R फॉर रोशन, S फॉर श्री और देवी। तो एक ये सिनेमेटोग्राफी वाला मैं एक याद करने का तरीका आपको बता रही हूँ, सिनेमा टाइम, ऋतिक रोशन और श्री देवी, ये वाला आप लगाएंगे तो C फॉर कोन हो जाएगा। तो कोन का क्या आ जाएगा 4, इसको लेते हैं 4, इसमें डिवीजन में लेते हैं 4 3 2, इसमें मल्टीप्लाई 2 3 4, यानी 2 3 4, इसमें डिवीजन में आते हैं 4 3 2, और इसमें मल्टीप्लाई में आते हैं 2 3 4, वही ऑर्डर, ये पहले घट रहा है फिर उसी ऑर्डर में बढ़ रहा है ना, 4 3 2 2 3 4, यानी पहले क्या आ जाएगा h/4, दूसरे में आ जाएगा h/3, तीसरे में आएगा r/2, चौथे में 2r/पाई, पांचवे में 2 आ गया, फिर 3 आएगा, है ना। ये देखो इसमें मल्टीप्लाई में ऐसे लिखो 4 3 2 2 3 4, यानी 2r/पाई, ये आएगा 3r/8, और ये आ जाएगा 4r/3 पाई, यही तो है, 4 3 2 2 3 4, इस तरह से। तो ये आएगा कोन के केस में, ये आएगा ट्रायंगुलर प्लेट के केस में, और ये सिनेमा टाइम, और ये आर क्या आ जाएगा, सॉरी ऋतिक रोशन, आर आ जाएगा, सिनेमा टाइम हॉलो स्फीयर, है ना, हॉलो स्फीयर, और ये फिर आ जाएगा रिंग, फिर सॉलिड स्फीयर, और फिर डिस्क। इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको, और ये आपको याद भी रहने चाहिए, ठीक है। ये तो बात रही हमारे पास
ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और छोटे मोटे एग्जाम्स में डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि भाई हाफ रिंग का क्या आएगा सेंटर ऑफ मास, या सॉलिड सेमीस्फेयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, वो आपसे पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये लैमिना है, ठीक है। ये क्या है, लैमिना, और इस लैमिना का मास है 3 kg, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ओ कोऑर्डिनेट है 0 0 2 0, ठीक है, और तीसरा कोऑर्डिनेट दिया है 0 2, ठीक है। अब ये ओ, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो, इसको डी ले लो, इसको ई ले लो। अब इसका सेंटर ऑफ मास पूछा है कहाँ होगा। अब आप इसकी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है इस लैमिना में, तो मास पूरा यहाँ डिस्ट्रीब्यूट है इसमें पूरी तरीके से। आप बताइए इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, बताइए। अब आप पहले इसका ज्योमेट्रिक सेंटर ढूंढने की कोशिश करिए। इसका ज्योमेट्रिक सेंटर है जो इसको इक्वल 2 पार्टों में मिरर इमेज में डिवाइड करता हो, तो ज्योमेट्रिक सेंटर कुछ ये आएगा, ये आएगा। तो इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास भाई यहीं कहीं लाई करेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म है और हमें सिमेट्री भी पता चल गई है, लेकिन कहाँ लाई करेगा वो हमें नहीं पता, वही हमें निकालना है। यानी इसमें एक्स पार्ट भी होगा और वाई पार्ट भी होगा। अब ये तो आ गया इस तरह से। अगर हम इसको, इस लैमिना को 3 क्या है ट्राइंगल, सॉरी रेक्टेंगल में, सॉरी स्क्वायर में डिवाइड कर सकते हैं भाई। एक तो ये आ गया नंबर 1, तो इसको C1 ले लो, एक ये आ गया नंबर 2 C2 ले लो, और एक आ गया नंबर 3 C3 ले लो। तो इस वाले पार्ट का ये सिमेट्री है, तो इसका इसका पूरा मास मैं मान सकती हूँ यहाँ है, C1 पे होगा, C1 मैं इसको कंसिडर कर सकती हूँ, इसका मास C2 पे होगा, इसका मास C3 पे होगा। तो क्या ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं बन जाएगा, C1 यहाँ C2 और यहाँ C3, ऐसा नहीं हो जाएगा? तब जब एक डिस्क्रीट बन गया, यानी कंटिन्यूअस को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर लिया। अब जब डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर लिया तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, m1 x1 m2 x2 प्लस m3 x3, क्योंकि 3 ऑब्जेक्ट हमने डिस्क्रीट बना लिए, और प्लस m1 प्लस m2 प्लस m3। अब बात रही x1 x2 x3 की। अब बताइए C1 का कोऑर्डिनेट क्या आएंगे भाई, ये पूरा 2 है, यहां तक 1 0 होगा, और ये भी 1 का क्या होगा हाफ, यानी 1/2 x, और y कितना होगा भाई, ये भी 0 1 होगा, यानी 1, ये 1 होगा, और ये भी क्या होगा हाफ होगा, तो यानी 3/2 है ना। ऐसे इसका बताइए, इसका होगा x तो 1/2 और y भी 1/2, और इसका बताइए 1, यानी x हो जाएगा 3/2 और y कितना हो जाएगा 1/2, यानी m1 x1, m1 कितना ले लिया हमने 1 kg, और x1 कितना है 1/2, m2 भी 1 kg आएगा, और x2 कितना है 1/2, m3 भी 1 kg आएगा, और x3 कितना है 3/2, यानी और नीचे टोटल मास, यानी 1 + 1 + 1, यानी 1/2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो 1 + 3/2 कितना आ जाएगा, यानी 5/2, और डिवाइडेड बाय 3, यानी 5/6 है ना XCM। अब YCM भी निकालो, उसमें भी ऐसे हो जाएगा m1 y1 m2 y2 और प्लस m3 y3, और डिवाइडेड बाय m1 + m2 + m3। टोटल मास तो 1/3 आ गया। m1 कितना है 1, y1 बताओ, y1 है 3/2, m2 कितना है 1, y2 है 1/2, m3 कितना है 1, y3 है 1/2, तो इसको भी ऐड कर लीजिए 1/2 प्लस 3/2, ये भी आ जाएगा 5/6 है ना। तो 5/6 पर ये 5/6 और 5/6 कोऑर्डिनेट होंगे जहां पर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, और वो कहीं इस पॉइंट पे होंगे, है ना, इस लाइन के अलाउंग होंगे। तो ये सेंटर ऑफ मास निकालने का एक तरीका है, जिसमें एक कंटिन्यूअस बॉडी को हमने कुछ सिमेट्री की हेल्प से डिस्क्रीट पॉइंट बना लिया और हमारे लिए आसान हो गया।
एक आता है सब्सट्रैक्शन वाले ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास निकालना, यानी आपके पास कोई होल ऑब्जेक्ट है जो सिमेट्रिक है और उसका सेंटर ऑफ मास निकालना आपको आता है, फिर उसमें से कुछ स्कूप आउट करके आपने कुछ पार्ट आउट कर दिया, तब आप सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। जैसे हमारे पास ये सर्कुलर डिस्क है ना, ये सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, ठीक है, और इसमें से हमने इतना पोर्शन आउट किया, हमने इसे कट कर लिया, इमेजिन करो ये कट कर लिया है ना, और इस डिस्क का मास m है और रेडियस a है, यानी यहां से यहां तक रेडियस a होगी, ये a ही होगा, और हमने छोटी सी डिस्क और इसमें से निकाल ली, तो बस ऊपर वाला पोर्शन बचेगा, है ना, ये नहीं बचेगा। अब जब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो इस वाले केस में हमारे पास हमने क्या किया, बड़ी डिस्क में से सपोज बड़ी डिस्क का मास m1 है और छोटी डिस्क का मास m2 है, वो घटा लिया, तो सेंटर ऑफ मास में भी क्या आ जाएगा, फॉर्मूले में भी आ जाएगा xcm इज इक्वल्स टू m1x1 माइनस m2x2, इसमें हमने घटा लिया और नीचे भी m1 माइनस m2। अब बताओ इसका मास कितना है। अब भाई पहले वाली डिस्क का मास तो भाई m है ना, m1 आपका m हो गया, और रेडियस कितना है r1 a हो गया। अब भाई यूनिफॉर्म है तो m2 कितना होगा, सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय सरफेस मास डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। अब भाई इसका रेडियस तो हमें पता है कितना है, a/2 है, तो यानी इसका सरफेस एरिया कितना होगा, पाई a/2 का होल स्क्वायर, नहीं होगा तो पाई a² अपॉन 4, और जो हमारे पास मास डेंसिटी होती है वो m अपॉन क्या होती है, पाई a², ये कांस्टेंट होती है, तो यहां लगा सकते हैं m अपॉन पाई a², और इसका सरफेस एरिया हो गया पाई a² अपॉन 4। तो बच्चों बताओ क्या आया, m/4 आया कि नहीं आया, तो m2 कितना आ गया, m/4 है ना। तो मास, इससे हमने मास डेंसिटी की हेल्प से m2 निकाल लिया, यानी m2 m/4 आ गया। अब बड़े वाले जो डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा, ये मैं x मान लेती हूँ और ये y मान लेती हूँ, तो यानी 0 0 पे लाई करेगा, तो यानी उसका x1 क्या आएगा 0, और है ना, और दूसरे वाले केस में इसका मास, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा, यानी इस केस में x2 कितना आएगा, a/2, बस ये पुट कर दीजिए, xcm आएगा हमारे पास m0 m2 m/4 x2 a/2 है ना, और m1 m माइनस m/4 यानी आएगा माइनस ma/8, और ये आ जाएगा 3m अपॉन 4, m से m कैंसिल, माइनस a/8 इंटू 4/3, 4 2 जा 8, यानी आ जाएगा माइनस a/6, यानी सेंटर ऑफ मास आगे ना होकर कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा a/6, यानी ये पूरा a है, ये माइनस a/6 यहाँ कहीं इसको 6 पार्ट में बनेंगे, तो यहाँ कहीं होगा सेंटर ऑफ मास। अब बच्चों ये बताओ सेंटर ऑफ मास यहाँ क्यों होगा, भाई उसका जो मास है वो अधिकतर इस साइड है ना, इस साइड वाला तो आपने एम्प्टी कर दिया, अगर इस साइड भी होता तो सेंटर में होता, लेकिन इधर वाला एम्प्टी कर दे तो इस साइड तो शिफ्ट होगा सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ हो गया, शिफ्ट हो गया, माइनस a/6, और ये यहाँ पर x एक्सिस पे ही होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास का, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जब हम स्कूप आउट उसमें से कुछ कर लेते हैं, कुछ कट कर लेते हैं, तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं ये हमने बताया। अब आता है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या आता है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास है उसका फॉर्मूला क्या होता है, RCM हम निकालते हैं m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 डॉट डॉट डॉट
m1 प्लस m2 प्लस m3। अभी हम डिस्क्रीट का ही ले रहे हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास के मोशन में हम कंसिडर करते हैं वेलोसिटी। ऑब्वियसली जब सेंटर ऑफ मास मूव करेगा तो उसमें वेलोसिटी भी होगी और उसमें एक्सेलरेशन भी होगा। तो अगर मैं दोनों साइड इसको डेरिवेटिव ले लूँ दोनों साइड t के रिलेटिव, तो मेरे पास आ जाएगा 1/m, तो m1 dr1 बाई dt प्लस m2 dr2 बाई dt एंड डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या आ जाएगा VCM, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 1/m, और ये m1 v1 यानी फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी, सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी, ऐसे निकाल सकती हूँ। तो ये वेलोसिटी आ गई सेंटर ऑफ मास की, सिंपल। अब इसी को मैं फिर से ड्राइव कर लूँ, इसका डेरिवेटिव ले लूँ, तो 1/m m1 dv1 बाय dt प्लस m2 dv2 बाय dt, ऐसे निकाल सकती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा ACM, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, 1/m m1 a1 पार्टिकल का एक्सेलरेशन, m2 a2 पार्टिकल का एक्सेलरेशन, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ गया। तो इसको ले सकती हूँ MACM इज इक्वल्स टू m1 a1 प्लस m, है ना, m2, इसको ऐसे लिखो m2 a2 एंड डॉट डॉट डॉट, जितने भी फोर्स लग रहे हैं। यानी सेंटर ऑफ मास पे जब ये एक्सटर्नल फोर्स है, सपोज कोई एक्सटर्नल फोर्स है, थोड़ा नेट फोर्स है, तो ये ऐसे ही होगा टोटल इज इक्वल्स टू m1 a1 प्लस m2 a2, यही होता है। तो यानी दोनों इक्वल हो गए। अब ये कंसिडर करो दो पार्टिकल सिस्टम है, ए और बी पॉइंट पे दो मास रखे हैं, ये m1 है, ये m2 है। ये इस पे m1 m2 पे कुछ फोर्स लगाएगा और m2 m1 पे कोई फोर्स लगाएगा। सपोज ये दोनों फोर्स इक्वल हैं, भाई दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे और इसमें कोई बाहर आउटसाइड से फोर्स नहीं लग रहा, सिर्फ m1 m2 पे, जितना m1 m2 पे लगाएगा उतना ही m2 m1 पे लगाएगा। यानी फर्स्ट पार्टिकल का एक्सेलरेशन हो जाएगा f बाय m1 और सेकंड पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा -f बाय m2 न्यूटन के रूल से। तो क्या आ जाएगा MACM, यानी सेंटर ऑफ मास का जो हम लेंगे, इससे ले रही हूं मैं, तो क्या आ जाएगा नीचे f/m1 -f/m2 यानी 0, यानी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी सेंटर ऑफ मास पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। अगर दो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट हैं और उनके बीच में कोई मतलब उन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा 0 एक्सेलरेशन रहेगा। इसका मतलब क्या है, अगर इनिशियली ये दोनों पॉइंट ऑफ मास अगर रेस्ट में है तो इनकी मतलब इनकी जो इनके सेंटर ऑफ मास, इनका जो सेंटर ऑफ मास है इनिशियल अगर रेस्ट में है तो कुछ टाइम बाद भी ये क्या होगा रेस्ट में ही होगा। बट हो सकता है कि मतलब VCM रेस्ट में हो सकता है, यानी कांस्टेंट हो सकता है, रेस्ट कांस्टेंट, VCM कांस्टेंट हो जाएगा। भाई अगर ACM अगर 0 है तो VCM कांस्टेंट नहीं होगा, अगर ये 0 है तो VCM कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, अगर ये कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर इनिशियली इनका सेंटर ऑफ मास 0 था तो फाइनल में भी सेंटर ऑफ मास 0 ही रहेगा। यानी इनिशियल में अगर सेंटर ऑफ मास 0 है तो बाद में भी सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा रेस्ट में ही रहेगा। और हो सकता है पार्टिकल मूव कर रहे हो सकता है ये इस डायरेक्शन में हो, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, तो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब उनका रेस्ट, उसका सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी हो सकता है 0 हो, लेकिन हो सकता है पार्टिकल मूव कर रहे हो। बात समझ रहे हो, दोनों चीजों में अंतर है। सेंटर ऑफ मास हम एक इमेजिनरी पॉइंट मानते हैं ना, कि भाई ऐसा पॉइंट जिसको हम पूरी बॉडी से रिप्लेस कर सकें। कोई ऐसा कोई पॉइंट थोड़ा ना है कोई कि भाई एक पार्टिकल हो गया उसका मास ऐसा है, उसको हम एज्यूम कर रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो रही है, हमारे न्यूटन लॉ एप्लीकेबल है, बहुत सारी चीजें ईजी हो जा रही हैं, इसलिए हम सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं। तो हो सकता है कि पार्टिकल मूव कर रहे हों v1 और v2 वेलोसिटी से, लेकिन अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास उसी वेलोसिटी से चलेगा जिससे वो इनिशियल में चल रहा है। बट हो सकता है इंडिविजुअल पार्टिकल पे एक्सेलरेशन भी हो, और इंडिविजुअल जो पार्टिकल हैं बहुत सारे उन पे वेलोसिटी भी हो, एक्सेलरेशन भी हो, लेकिन अगर उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है
तो उसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हम 0 मानते हुए चलेंगे। तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास का मोशन है। एक हम एक पुली वाला केस देखते हैं, है ना, जिसमें हम एक सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालेंगे। देखिए ये एक पुली लिया है मैंने, इस पे इस तरफ 2 kg का मास है, इस तरफ 1 kg का मास है। तो ऑब्वियसली ये डाउन जाएगा ए एक्सेलरेशन से, ये ऊपर जाएगा ए एक्सेलरेशन से। तो हमें बताना है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा। बताओ कैसे निकालेंगे। तो सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन के लिए क्या निकालते हैं, m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2। तो भाई इस केस में सबसे पहले तो आपको और a1 और a2 क्या है, इक्वल ही होंगे, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो a1 और a2 कैसे निकालेंगे आप, इसका एफबीडी ड्रॉ की लीजिए, 2g, इस पे भी t, इस पे g, तो क्या आ जाएगा, ये नीचे जा रहा है तो इसका आएगा 2g माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए, यानी 2a, इसका इस पे टेंशन दूसरे वाले मास पे t माइनस जी इक्वल्स टू a। आया कि नहीं आया समझ में भाई, इस पे मास नीचे और टेंशन ऊपर, ये नीचे जा रहा है तो 2g माइनस टी आएगा, इस पे ये ऊपर जा रहा है तो t बड़ा होगा तो t माइनस जी आएगा। इनको ऐड कर लीजिए तो g इज इक्वल्स टू 3a, यानी a कितना हो गया, g बाय 3, और g की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं तो 10 बाय 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी a1 क्या आ जाएगा, 10 बाय 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और a2 इसे ले लो माइनस 10 बाय 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस इसमें पुट कर दो और कोई है ही नहीं दिक्कत। m1 कितना है 2 kg, 10 बाय 3 प्लस m2 क्या है 1 माइनस 10 बाय 3, और नीचे मास दोनों कितना है 2 प्लस 1 3, तो 20 माइनस 10 तो यानी 10 बाय 3 और डिवाइड बाय 3 तो 10 बाय 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सेंटर ऑफ मास सिंपल तरीके से आ गया। अगर बस आपको पता होना चाहिए कि हर पार्टिकल किस एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो उसके आप उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। तो आज के चैप्टर में हमने कंटिन्यूअस बॉडी के सेंटर ऑफ मास को पढ़ा, फिर हमने सेंटर ऑफ मास के मोशन को भी पढ़ा, हमने कुछ सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट लिए जिनके हमने सेंटर ऑफ मास निकाले। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे। आप लोग सब पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू सो मच।